Okay, so welcome to the first class of direct and inverse proportion. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स भी, जैसे फिजिक्स हो गया, ठीक है। जनरली फिजिक्स में आप देखते हैं इसको यूज करते हैं, जैसे जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है, या फिर रिलेशन बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि फोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना मास होगा उतना फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरीके से मींस ये जो चैप्टर है यू अप्लाई एवरीवेयर। और बेसिकली इस चैप्टर के बारे में यह है कि वी से एंड वी फील और वी मींस यू कैन से कैलकुलेट कि अगर दो क्वांटिटीज है तो उनके बीच में क्या रिलेशन, जैसे अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्या दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घट रही है या बढ़ रही है। अगर ये रिलेशन आपको पता चल जाए तो बहुत सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पेन है 2 रुपए का है, तो 10 पेन आप लेने जाओगे, फौरन आपने बताया 20 रुपए का। क्यों? क्योंकि एक पेन 2 रुपए का है तो पेन का नंबर बढ़ेगा तो कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। इसी तरीके से पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ेगा, जैसे पेट्रोल का प्राइसेस हाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जब आप कार चलाओगे तो जाहिर सी बात है 100 रुपीज में या 500 रुपीज में पहले जितना पेट्रोल आ जाता था, जितना लीटर ऑफ पेट्रोल आ जाता था, अब पेट्रोल का प्राइस हाइक हुआ है तो उसी 500 में नंबर ऑफ लीटर्स कम हो जाएंगे। तो ये जो आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ देखो प्राइस बढ़ा तो नंबर ऑफ लीटर्स कम हो जाएंगे, प्राइस कम होगा तो नंबर ऑफ लीटर्स बढ़ जाएंगे। तो प्राइस और नंबर ऑफ लीटर्स में एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को कैलकुलेट करने में, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स को जज करने में आसानी हो जाती है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर पे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक पे अपने आते हैं, इसके क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला है, उन दो क्वांटिटीज को कैसे हम रिलेट करेंगे और मेनी मेनी अदर थिंग्स दैट वी विल सी हियर। ओके, एक मिनट। चलो, जैसे यहां पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस। वही जैसे मैंने आपको रिलेशन दिया कि एक पेन 2 रुपए का है तो ज्यादा पेन खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इन द इंटरेस्ट अर्न, यानी जितना आप ज्यादा पैसा बैंक में जमा करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको अर्न करने को मिलेगा। इसी तरीके से as the speed of vehicle increases the time taken to cover the same distance decreases। जैसे आपको यहां से अभी गोरखपुर जाना है, यहां से मऊ जाना है, आप कम स्पीड से जाओ तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा स्पीड से जाओगे तो टाइम कम लगेगा। तो यहां स्पीड और टाइम में एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। इसी तरह से फॉर ए गिवन जॉब द मोर नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। मींस जितना आप एक काम है, अब एक काम को के लिए आपने एक आदमी को हायर किया, अब इसी काम को करने के लिए आपने 10 आदमी को हायर कर लिया तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स आप बढ़ा रहे हो तो टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स घटा रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां से ये जो हमने 4 एग्जांपल्स देखे तो 2 रिलेशंस हमें समझ में आए कि अगर आप एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, अगर एक क्वांटिटी घटा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है। एक तो ये रिलेशन समझ में आया। दूसरा रिलेशन क्या समझ में आया कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है,
और अगर एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो अब यहां पे जब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स इफ द वैल्यू या क्वांटिटी, if the value of one quantity increases, then the value of other quantity also increases. इसको कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। ठीक है, मींस एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। ठीक है, और if the value, or you can say if one quantity decreases, then the value of another quantity also decreases. ठीक है, मींस अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। क्लियर? तो मान लीजिए एक क्वांटिटी x है और दूसरी y है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिखाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अब देखिए बुक में इसको देखते हैं कि व्हाट इट मींस, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इट हैज। जैसे यहां पे देखो, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इस टाइप से एक टेबल फॉर्मुलेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें एक क्वांटिटी लिखी जाती है और नीचे दूसरी क्वांटिटी और उसकी वैल्यूज। ठीक है, जैसे यहां पे वेट ऑफ शुगर केजी में दिया हुआ है, यानी वो एक क्वांटिटी है, और दूसरा कॉस्ट इन रुपीज, यानी वेट और कॉस्ट को रिलेट किया गया कि अगर 1 केजी शुगर है तो उसकी कॉस्ट 18 होगी, 3 केजी शुगर है तो 54, 5 केजी शुगर है तो 90। तो आगे कह रहा है कि ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल कीजिए। तो देखो यहां पे वेट ऑफ शुगर और कॉस्ट में रिलेशन है कि 1 केजी का 18, तो जाहिर सी बात है जितने केजीज होते जाएंगे आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, 18 3 जा 54 हो जाएगा, 18 5 जा 90 हो जाएगा, 18 6 जा क्या हो जाएगा 108। यानी अगर 6 किलो शक्कर लेंगे तो हमें 108 रुपए पे करने पड़ेंगे। किस हिसाब से? 18 रुपए किलो के हिसाब से। इसी तरह अगर 8 किलो हम शक्कर लेंगे
18 kg, सॉरी 8 kg, तो 18 8 से कितना हो जाएगा, दैट विल गिव यू 144, ठीक है, यानी 144 रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर 10 किलो हम शक्ल लेते तो 180। ये क्यों कर पाए, क्योंकि हमें यहां पे वेट और उसके कॉस्ट के बीच में रिलेशन पता चल गया। देखो जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉस्टिंग भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। जैसे यहां पे दिया हुआ है पेट्रोल इन लीटर्स, यानी एक क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है, उसके नीचे दिया हुआ डिस्टेंस इन किलोमीटर, दूसरी क्वांटिटी नीचे दी हुई है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा यहां विंडो ओपन है तो बारिश की वजह से इंसेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं जरा इसको क्लोज कर, वी हैव अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई ओवर हियर। चलिए, तो यहां पे एक क्वांटिटी दी हुई है पेट्रोल लीटर्स में और किलोमीटर। अब देखो जाहिर सी बात है, जितना लीटर ऑफ पेट्रोल होगा उतना ज्यादा आप किलोमीटर ट्रेवल कर पाओगे, यस और नो। तो अब देखो, जैसे हमने कहा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी को एक्स कंसीडर करते हैं, दूसरी क्वांटिटी को हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज वाई, ठीक है। तो यहां पे हमने कंसीडर किया पेट्रोल को एक्स और डिस्टेंस इन किलोमीटर को वाई। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बहुत ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो दो क्वांटिटीज होती हैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको, ठीक। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो दो क्वांटिटीज होती है, मतलब ये भी एक्स है तो ये भी वाई है, ये एक्स है तो ये वाई है, ये एक्स है तो ये वाई है, पॉइंट समझ में आया। तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं दो क्वांटिटीज, इनका जो रेशियो होता है, यानी अगर आप एक्स बाई वाई करोगे तो वो सेम रहेगा। मतलब अगर आप यहां पे एक्स बाई वाई करोगे तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम वैल्यू आएगी। If n x and y are in direct proportion, then x by y will always be equal. पॉइंट समझ में आया। तो इसका मतलब ये x है और ये y है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। 4 लीटर लिया, फिर 8 लीटर पेट्रोल लिया, फिर 12 लीटर लिया, फिर 15 लीटर लिया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा x5, ये हो जाएगा x6। इसी तरीके से चलो हम यहां पे इसको कर लेते हैं। यहां पे हम ठीक है, ये हमने लिया पेट्रोल इन लीटर्स और इसको मान लिया हमने एक्स, ठीक है। नीचे लिया हुआ है, क्या दिया था, दैट इज डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर, दैट इज वाई। अब जो भी वैल्यूज, हम कुछ वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, 4, 8, 12, 15, 20, 4, 8, 12, 15, 20। आगे क्या दिया हुआ है, 60 और 180 दिया हुआ है, बाकी सब खाली 60 है और ये 180 है। दीज वी हैव टू फिल। अब देखो, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा
x3, ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा x5, ये हो जाएगा y1, y2, y3, y4, y5। अब देखो वी नो दैट x बाई वाई विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम x1 बाई y1 करेंगे तो वो x2 बाई y2 के इक्वल होगा, वो x3 बाई y3 के इक्वल होगा, वो x4 बाई y4 के इक्वल होगा, वो x5 बाई y5 के इक्वल होगा। इसी तरीके से वो xn अपॉन yn के इक्वल होगा। यस और नो? ठीक है, तो अगर हमें वैल्यूज निकालनी है तो हमें किसी दो को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे यहां पे मुझे y2 निकाल, ठीक है, तो मैं इन दो पेयर्स को साथ में ले लेता हूं, मतलब क्योंकि x1 y1, क्योंकि अगर मुझे ये निकालना है तो बाकी तीन वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। तो यहां पे x1 भी गिवन है, y1 भी गिवन है, x2 भी गिवन है, y2 हमें निकालना है। तो अब इस वैल्यू y2 को निकालने के लिए हमने चूज किया x1 अपॉन y1 विल बी इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब देखो x1 क्या हो जाएगा 4, y1 क्या हो जाएगा 60, x2 क्या हो जाएगा 8, y2 हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 60 बाई 4। तो y2 विल बी वॉट 120। y2 की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, y2 की वैल्यू आ गई हमारी 120। कोई डाउट इसमें? चलिए मुझे y4 की वैल्यू निकाल के बताइए और मुझे अभी व्हाट्सएप कीजिए हाउ यू आर डूइंग दैट। मैंने एक आपके सामने करके दिखाया, ठीक है, हमने x1 y1 x2 y2 को लिया। अब y4 निकालने के लिए आप किन को चूज करती हैं पहले मैं देखना चाहूंगा, मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं देखना चाहूंगा कि कितना समझ में आए। अब आपको y4 कैलकुलेट करना है, व्हाट यू आर डूइंग दैट आई वांट टू सी। इफ यू आर डूइंग 100% करेक्ट देन इट्स ऑसम। चलिए जल्दी से करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए।
हाँ भाई, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए जी। ओके, x3 बाई y3 आपने लिया है और x4 बाई y4। ओके गुड। तो कितना आया y4? आपने फाइनल आंसर तो लिखा नहीं। कितना आएगा? 225। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हम वैल्यूज निकालते हैं। तो एक चीज यहां से समझ में आई इस रेशियो को देख के, मतलब अगर कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x बाई वाई की वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। ये लिखा जा सकता है, यानी x1 बाई y1 x2 बाई y2 को तो इक्वल हो गई, यानी x1 बाई y1 x2 बाई y2 x3 बाई y3 x4 बाई y4 x5 बाई y5 इसके तो इक्वल हो गई। तो हम इसको ऐसे रीराइट कर सकते हैं, यस और नो? x1 बाई x2 विल बी इक्वल टू y1 बाई y2। ओके, तो इस तरीके से भी हम इसको रीराइट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन टॉपिक में हम इसको कर रहे हैं, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ जा रही है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लेकिन जब एक जनरल क्वेश्चन सामने होता है तो फिर वहां पे हमें देखना पड़ता है कि जो दो क्वांटिटीज की बात की जा रही है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल, ट्राई दीज है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और नॉट। अब देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक पर्टिकुलर टेबल को बताने के लिए हमें सबको निकालना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। ये नहीं है कि सिर्फ दो को चेक किया और बता दिया। पॉइंट समझ में आया? जितनी वैल्यूज दी हुई हैं उन सबको हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हाँ वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। मान लो 1 2 3 वैल्यूज निकाला, बाकी के नहीं है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं कहलाएगा, यानी वो टेबल रॉन्ग है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे यहां पे 20 बाई 40 है, तो 20 बाई 40 क्या देगा? 1 बाई 2। 17 बाई 34 ये क्या देगा? 1 बाई 2। 14 बाई 28 ये क्या देगा? 1 बाई 2। 11 बाई 22 ये क्या देगा? 1 बाई 2। 8 बाई 16 क्या देगा? 1 बाई 2। 5 बाई 10 क्या देगा? 1 बाई 2। 2 बाई 4 क्या देगा? 1 बाई 2। तो देखो जब हमने सब x1 y1 x2 y2 सबका रेशियो निकाला तो x बाई y की हर कॉलम में वैल्यू क्या आ रही थी? 1 बाई 2। तो यहां पे आंसर क्या होगा? यस, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कोई डाउट इसमें? चलिए अब सेकेंड वाला बताइए कि है कि नहीं। सेकेंड वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखो यहां पे क्या बोल रहा था, यहां पे ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो टेबल में वैल्यूज दी हुई हैं, तो यहां पे जो ये x, क्योंकि ये सब x की वैल्यूज है और ये सब y की वैल्यूज है, तो क्या ये x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या नहीं के लिए हमें उस टेबल की हर कॉलम के x और y का रेशियो निकालना पड़ेगा, सबका, तभी हम बता पाएंगे कि x और y रेशियो। ये नहीं है कि 1 2 को निकाला, अगर है पहला वाला है तो सब होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
अगर पहला दूसरा है बाकी नहीं है तब भी एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो 20/40 करोगे क्या आएगा 1/2, 17/34 1/2, 14/28 1/2। ठीक है, 11/22 1/2, 8/16 1/2, 5/10 1/2, 2/4 1/2। तो देखो सारे कॉलम में एक्स और वाई का रेशियो निकालने पे एक्स और वाई, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो यहां पे क्या होगा, यस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए सेकेंड वाला बताइए। टेल मी द सेकेंड वन। क्या सेकेंड वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। 6/4 हमें क्या देगा 3/2। देखो ये क्या देगा 3/2। 10/8 क्या देगा, व्हाट इट विल गिव यू 5/4। यही तो देगा। तो देखो पहले में ही x1 बाई y1 इज नॉट इक्वल टू x2 बाई y2, तो बाकी को तो छोड़ ही दो। तो इस वजह से यस इट विल नॉट बी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। थर्ड वाला दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन? Yes, what about this one? Third one. I'm not getting any reply.
नहीं है। क्यों? क्योंकि 5/15 will give you 1/3, 8/84 will give you 1/3, 12/36 will give you 1/3, but 15/60 will give you 1/4. तो यहां पे x1 upon y1 x2 upon y2 के इक्वल है, x3 upon y3 के इक्वल है, बट इट इज नॉट इक्वल टू x4 upon y4. तो एक भी अगर इक्वल नहीं हुआ रेशियो, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा. सो द आंसर विल बी नो. गुड, वेरी गुड. ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल 1 दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी. देखो इसमें क्या बोल रहे हैं. द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज 210. एक कपड़ा है जिसके 5 मीटर की कॉस्ट 210 रुपए. तो कह रहा है टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ क्लोथ ऑफ द सेम टाइम. तो एक टेबल बनाइए जिसमें आप 2, 4, 10 और 13 मीटर के कपड़े का भी प्राइस बताइए. तो सबसे पहले हमें सर्च आउट करना पड़ता है वो दो क्वांटिटी जो रिलेशन में है. तो दो क्वांटिटी कौन सी है? तो एक तो है देखो कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा है दैट इज कि उसकी लेंथ. ठीक है, यानी मीटर जो दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है. ठीक है, तो अब यहां पे हम जब टेबल बनाएंगे तो वी नीड व्हाट? 1, 2, 3, 4, 5, 6. वी नीड 6 कॉलम्स. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ये हमने बना दिया और इसको शिफ्ट कर दिया और हमें कैलकुलेट भी करना है. ठीक है, तो यहां पे दो क्वांटिटीज लिख देते हैं. लेंथ इन मीटर्स, इसको हमने मान लिया x, और कॉस्ट इन रुपीज, यूनिट लिखना जरूरी, दैट इज y. तो पहले कौन सा है? 2, देन 4, 5 का दिया हुआ है, सिर्फ 5 का दिया हुआ है. तो 2 हो गया, 4 मीटर्स, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 13 मीटर्स. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x1, x2, x3, x4 और x5. और ये हो जाएगा y1, y2, y3, y4 एंड y5. ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल 1 ऑफ एनसीईआरटी. एग्जाम्पल 1. ठीक है, 5 मीटर्स कॉस्ट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है? दैट इज 210. कितना दिया हुआ? 210. अब हमें 2 मीटर का, 4 मीटर का, 10 मीटर और 13 मीटर का कॉस्ट निकालना. ठीक है, तो फर्स्ट हम निकालेंगे 2 मीटर का. तो देखो x1 बाई y1 तो लेना ही पड़ेगा. तो ये हमने लिया x1 अपॉन y1. अब जो वैल्यू दी हुई है वो x3 बाई y3 की दी हुई है, तो उसको हम x3 बाई y3 के इक्वेट, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, क्योंकि जब हम लेंथ बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. अब हम यहां पे वैल्यूज लिखेंगे. x1 क्या हो जाएगा? 2, y1 वी हैव टू कैलकुलेट, x3 क्या हो जाएगा? 5 एंड 210. तो देखो y1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 210 अपॉन 5. ठीक है, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? y1 विल बी रुपीज 84. ठीक है, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84, यानी 2 मीटर का क्या हो जाएगा? 84 रुपए हो जाएगा. ठीक है, अब यहां पे आ गया 84, क्योंकि यहां पे यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन जब यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आप यूनिट लिखोगे बेटा. ठीक है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है, अब हम निकालेंगे 4 मीटर का. तो हमें x2 बाई y2 तो ले नहीं है, क्योंकि y2 उसका पार्ट है. अब हमारे पास x1 y1 भी अवेलेबल है, x3 y3 तो था ही.
तो अब हम x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 ले लेते हैं, क्योंकि x1 ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है 2 और y1 की 84 अभी हमने कैलकुलेट किया है। x2 की वैल्यू है हमारे पास 4 और y2 हमें कैलकुलेट करना है। जल्दी से y2 कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में बताइए क्या वैल्यू आएगी। बेटा अगर मोबाइल का इशू है तो जो घर में मोबाइल है उसमें अजीजा के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद सेम नंबर से जिस पे आप रजिस्टर्ड हैं उसको डाल दीजिए ताकि वो ओटीपी उस पर चला जाएगा। तो जब तक आप इस पे एक्सेस कीजिए, ठीक है। हालांकि 2 लॉगिन्स अलाउड नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ इशू है तो वो अलाउड है, ठीक है। तो आप उसी के मोबाइल पे अजीजा का ऐप डाउनलोड करके जिस नंबर से था तो पापा से ओटीपी पूछ लीजिए, उस ओटीपी से लॉग इन कर लीजिए। तो जब तक आप इस पर यूज करेंगे वहां से लॉग आउट हो जाएगा, फिर आप रेगुलर हो जाइएगा जब पापा आ जाएंगे। यस, टेल मी द आंसर। That is 168. Yes, 168। ठीक है, तो 168 रुपए। तो चलिए जल्दी से y4 और y5, सबसे पहले y4 की वैल्यू बताइए फास्ट। कितने रुपीस? 10 रुपए, सॉरी 10 मीटर का कितना रुपए होगा? यस, 10 मीटर का कितना? What happened? It's a very simple calculation. Very simple.
मेरा इंटरनेट इशू है। फोर 420, यस 420। अब देखो ऐसे भी 5 मीटर का 210 है, तो 10 मीटर का इसका जस्ट डबल हो जाएगा। मींस अगर बिना पेपर कैलकुलेशन, पेपर पेन कैलकुलेशन के करें तो देखो 5 मीटर्स का 220, तो 10 मीटर का 420 हो जाएगा, जस्ट डबल। चलिए 13 मीटर्स का जल्दी से बताइए, मेक इट मोर क्विक, मोर फास्ट। यस दैट इज 546। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि कौन सी दो क्वांटिटीज हैं। पहले तो ये सर्च आउट करते हैं, उसके बाद उन क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है। अभी तो हम डायरेक्ट रिलेशन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, और फिर जो रिक्वायर्ड है, जो पूछ रहा है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 पे आते हैं, कमिंग टू एग्जाम्पल 2। ठीक है, क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर। एक इलेक्ट्रिक पोल है, वो 14 मीटर्स हाइट का है, और उसकी जो शैडो बन रही है वो 10 मीटर लंबी बन रही है। तो अगर फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री दैट कास्ट द शैडो ऑफ 15 मीटर्स अंडर सिमिलर कंडीशन। तो कह रहा है कि अगर एक पेड़ है तो उसकी हाइट निकालो जो 15 मीटर, सेम कंडीशन में 15 मीटर लंबी शैडो बना रहे। तो देखो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पे पोल है, यहां पे ट्री है, उसकी हाइट और शैडो की लेंथ, इसके बीच में रिलेशन है। समझ में आ रहा है? दो क्वांटिटीज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ द शैडो। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ व्हाट? द टेबल। तो देखो क्या हो जाएगा, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उसकी यूनिट क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ये मीटर है, यहां पे मीटर है, तो इसका मतलब है कि ये मीटर्स में है। तो यहां पे हम लिख दिया इन मीटर्स, और एक हो गया लेंथ ऑफ शैडो। ये क्या हो गया? इन मीटर्स। तो ये कह रहा है 10 मीटर, 14 मीटर पोल की लेंथ, 14 मीटर पोल है तो उसकी लेंथ क्या हो गई? 10 मीटर। तो कह रहा है कि पेड़ की शैडो 15 मीटर बन रही है, तो ट्री की लेंथ कितनी होगी? तो ऑब्वियसली अगर ये है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो नाउ x1 अपॉन y1 विल बी इक्वल टू x2 अपॉन y2। देखिए x1 इज 14, y1 is 10, x2 we have to calculate and y2 is 15। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूनिट्स को देखें, जैसे मिसाल के तौर पर दो वैल्यूज दी हैं, मिसाल के तौर पर
ये पोल की हाइट सेंटीमीटर में होती, ठीक है। और जैसे मान लो यहां पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो एक अगर सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी आपको सेंटीमीटर में करनी पड़ेगी, यानी सेम यूनिट में होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है एक जगह टाइम मिनट में दिया हुआ है, एक जगह सेकंड में दिया हुआ है, तो मिनट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू को यूज कर लेंगे, नहीं, मिनट वाले को या तो सेकंड में चेंज करेंगे या तो सेकंड वाले को मिनट में चेंज करेंगे। पॉइंट समझ में आया? सेम यूनिट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो 5 2 10, 5 3, तो x2 क्या हो गया, 14 3 52, तो 52 मीटर्स पेड़ की हाइट है, तभी वो 15 मीटर सेम कंडीशन में शैडो बना रहा है। तो देखो यहां पे हमने यूनिट लगा दी बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इट, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले कौन सी दो यूनिट्स हैं जिनके बीच में रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज को क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करना, यूनिट्स पे फोकस करना, ये सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं और कल इसी के आगे और हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कुछ डिस्कस करना है, पूछना है, टेस्ट के मार्क्स वार्क्स पता चले स्कूल से, जो अभी टेस्ट वेस्ट आप लोग का चल रहा था कैसे आए हैं? अरे अजीजिया वाला नहीं, स्कूल, अजीजिया का तो मुझे पता ही अजीजिया का तो मुझे पता ही, स्कूल में जो चल रहा था। अच्छा अभी नहीं पता चला, चलिए जब मिलेगा तो अपडेट कीजिएगा। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।